हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल योर पाठशाला में। मैं असगर कमाल एक और नई अध्याय को शुरू करने जा रहा हूँ। तो आइए फिर से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस अध्याय 6 में क्या दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष 1857 का विद्रोह। यानी अध्याय का नाम क्या है? अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष 1857 का विद्रोह। यानी अंग्रेजी यानी ब्रिटिशर जो शासन कर रहे थे, जो रूल कर रहे थे, उसके खिलाफ जो संघर्ष हो रही थी, उसके खिलाफ जो संघर्ष भारतीय कर रहे थे, जो भी उस चीज़ के पढ़ेंगे इस वीडियो में, जो कि एक क्रांति होगी, एक विद्रोह होगी, जो कि हमारे भारतीय लोग करेंगे मिलकर। उस विद्रोह को भी पढ़ेंगे जो कि 1857 में होती है, वो विद्रोह जिसको 1857 का विद्रोह बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और आप लोग बने रहिए। शुरू करते हैं। पिछले अध्यायों में आपने यह जाना कि भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना कैसे हुई एवं उसने व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया। उन परिवर्तनों का लोग के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे भी आपने देखा। अंग्रेजी सरकार के काम से भारतीय समाज का शायद ही कोई हिस्सा ऐसा रहा हो जिसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। जमींदार, नवाब, राजा, किसान, व्यापारी, शिल्पकार, बुनकर, धनवान इत्यादि इन सभी लोगों का जीवन अस्थिर हो गया। कई राजाओं के राज्य छिन गए, जमींदारों और नवाबों की जमींदारियां नीलाम हो गई, किसानों की हालत और दयनीय हो गई तथा शिल्पकारों एवं बुनकरों का तो काम ही बंद हो गया। व्यापारी स्वतंत्र रूप से व्यापार नहीं कर पा रहे थे और धनवान लोग व्यापार और छोटे मोटे उद्योग में जो पैसे लगाकर लाभ कमाते थे वह भी बंद हो गया। इन सब के बारे में आपने पिछले पाठों में पढ़ा है। देखिएगा, यहाँ पे मोस्टली बताया जा रहा है कि आप पिछले अध्याय में पढ़े हैं कि अंग्रेजी शासन जो है, ब्रिटिशर जो शासन जो है वो कैसे स्थापना हुई हमारे भारत में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि उसने व्यवस्था में क्या परिवर्तन लाया, या जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी हमारी जो व्यवस्था थी, एक तरह से मैनेजमेंट थी, जो भी चीज़ की, उसमें क्या चेंजिंग लाया, किसने? ब्रिटिशर ने। उन परिवर्तनों का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या वो परिवर्तन यानी पॉजिटिव वाइज यानी अच्छी परिवर्तन थी, या हमारे लोग अच्छे मतलब उस परिवर्तन से क्या खुश थे, या हाँ उस परिवर्तन से हमारे लोग में यानी बहुत अच्छी हो गई थी। ये चीज़ हमने देखा। अंग्रेजी सरकार के काम से भारतीय समाज का शायद ही कोई हिस्सा ऐसा रहा हो जिसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। जैसे एग्जाम्पल के लिए जमींदार, नवाब, राजा, किसान, व्यापारी, शिल्पकार, बुनकर, धनवान, ये सभी लोगों का जीवन एक तरह से क्या हो गया था, यानी लाइफ अस्थिर हो गया था। ठीक है गाइस। कई राजा जो थे उनके राज्य छिन गए थे, जैसे हमने पढ़ा अध्याय नंबर 2 में कि कैसे एक इन्होंने पॉलिसी, एक नीति लेकर आया अंग्रेज ने, जिस नीति को बोलते विलय नीति, जिसके अंतर्गत क्या होता था कि वैसे शासक जिनके कोई पुत्र नहीं होते थे, उनकी जो भी यानी एक तरह से रियासत थी वो कौन ले लेते थे, कौन यानी हड़प लेते थे, एक तरह से कंट्रोल करते थे, वो ब्रिटिशर कर लेते थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है किसानों की हालत भी दयनीय हो गई थी, यानी बहुत बुरी हो गई थी किसान की हालत। सॉरी गाइस, जमींदारों और नवाबों की जमींदारियां नीलाम हो गई, किसानों की हालत दयनीय हो गई थी, और शिल्पकार और बुनकरों का भी काम बंद हो गया था एक तरह से। ठीक है गाइस। जो ट्रेडर्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो स्वतंत्र यानी फ्रीडम रूप से वो व्यापार नहीं कर पा रहे थे, और जो धनवान लोग थे यानी रिच लोग थे, यानी जिनके पास ज़्यादा पैसे होते थे, वो लोग व्यापार और छोटे मोटे उद्योग में जो पैसा लगाकर लाभ यानी प्रॉफिट कमाते थे वो भी बंद हो गया था। और ये सब चीज़ हमने कहाँ पढ़ा? तो पिछले पाठ में पढ़ा। तो आइए
इस चीज़ के बारे में आगे पढ़ते हैं। अंग्रेजी सरकार से दुखी ये सभी लोग समय समय पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीकों से अंग्रेजी शासन का विरोध भी कर रहे थे। यानी ये अंग्रेजी सरकार जो थी, ब्रिटिशर गवर्नमेंट जो थी, इससे लोग यानी दुखी हो गए थे, यानी एक तरह से बहुत नाराज़ हो गए थे, जिसके कारण समय समय टाइम टू टाइम क्या होता था, लोग एक तरीके से यानी एक तरीके से विरोध भी करते थे उनके खिलाफ। यानी समय टू समय क्या होता था, टाइम टू टाइम विरोध करते थे। कौन करते थे? तो लोग करते थे जो उनसे मतलब एक तरह से नाराज हो गए थे, एक तरह से दुखी थे, मगर उनके विरोध में एकजुटता नहीं थी। लेकिन जो विरोध करते थे उनके बीच क्या थी? यूनिटी नहीं थी। यानी एकजुट मतलब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर वो क्या विरोध नहीं कर पाते थे। छोटे क्षेत्रों में सीमित उनके संघर्ष बड़ी आसानी से सरकार द्वारा दबा दिए जाते थे। और जो स्मॉल लोकेशन होता था, यानी छोटे क्षेत्र जो होता था, वहाँ पे उनकी जो संघर्ष होती थी, एक तरह से उनकी जो विरोध होती थी और उनकी संघर्ष को यानी बहुत आसानी से ब्रिटिशर क्या होते थे, उसको दबा देते थे, यानी ख़त्म कर देते थे। ठीक है गाइस, उस चीज़ को तो वो एक बड़े लेवल पे संघर्ष नहीं उठ पाती थी। और जब एकजुट होते हैं गाइस, जानते किसी भी चीज़ का विरोध कर रहे हैं और एकजुटता जिसमें हो जाती है, हर समाज के तबके, हर लोग मिलकर, हर लोग मिलकर उस चीज़ को अगर विरोध करते हैं तो उसमें क्या आता है, एक फोर्स आता है, यानी बल मिल जाता है और स्ट्रांग हो जाता है, जिसके कारण जो ओपोनेंट होता है, जिसके खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आप विरोध कर रहे हैं, वो एक तरह से वीक होने लगता है, एक तरह से उस चीज़ पे यानी सोचने पर मजबूर हो जाता है। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि समय टू समय क्या होता था, यानी सॉरी गाइस, टाइम टू टाइम जो होता था, यानी जो हमारे भारतीय लोग होते थे वो यानी एक तरह से शासन का विरोध करते थे, लेकिन वो विरोध में एकजुटता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, जिसके कारण क्या होता था कि कई छोटी इलाकों में जब ये विरोध और संघर्ष होती थी तो उसको दबा दिया जाता था, यानी ख़त्म कर दिया जाता था उस यानी विरोध का। फिर 1857 से 58 में ऐसी क्या बात हुई कि इन्हीं लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष शुरू किया। देखिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक समय था जहाँ पे लोग यानी एकजुट नहीं होते थे। ठीक है गाइस, जिसके कारण यानी उनकी जो यानी विरोध को दबा देते थे, कौन? ब्रिटिशर। लेकिन 1857 और 58 में ऐसी क्या बात हुई जिनके कारण लोग में यानी एकजुटता यानी यूनिटी आ गई और अंग्रेजी शासन यानी ब्रिटिशर गवर्नमेंट जो थी, जो रूल कर रही थी, उनके खिलाफ एक संघर्ष बहुत बड़ा शुरू कर दिया लोगों ने। क्या कारण थी? आप यह तो जानते हैं कि कोई भी शासन आप अपने को बनाए रखने के लिए पुलिस और सेना रखती है। आज भी आप यह देखते हैं, यानी आप यह जानते हैं, बताया जा रहा है कि कोई भी शासन यानी जो भी लोग रूल करते हैं तो क्या करते हैं, एक फोर्स रखते हैं, एक बल बना कर रखते हैं जिसमें पुलिस और सेना रहती है। ठीक है गाइस, कल्पना करें कि यही सेना और पुलिस शासन का विरोध करने लगे तो क्या होगा? सरकार कठिनाई में पड़ जाएगी। तो गाइस, यहाँ पे मोटा मोटी बताने की कोशिश की जा रही कि जब हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ रूल किया जाता है यानी शासन करते हैं, और शासन को बनाए रखने के लिए क्या होता है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो पुलिस और सेना की ज़रूरत होती है। ठीक है गाइस, एक मिनिस्टर रोल कर रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हर विभागीय डिपार्टमेंट वाइज वो चीज़ होती है, जैसे नीचे पुलिस सेना वो चीज़ होती है। ठीक है गाइस, उसी तरीके से अगर सोच लीजिए, अगर पुलिस और सेना ही अगर शासन का विरोध करने लगे, एक तरह से जो आपका दाहिना हाथ है, जिससे आप मतलब एक तरीके से आप पब्लिक को डरा धमका कर रख रहे हैं, अगर वही ओपोनेंट के खिलाफ, अपने शासन के खिलाफ अगर विरोध करने लगे तो समझे क्या होगा?
सरकार कठिनाई में पड़ जाएगी, क्योंकि उनका पुलिस एक तरीके से उन्हीं का एक राइट हैंड होता है। जब वो विरोध करेंगे, जाहिर सी बात है पब्लिक तो विरोध कर रही है, जब पुलिस ही विरोध करेगी तो क्या होगा, सरकार को सोचने पे मजबूर कर दी जाएगी। 1857 में अंग्रेजी सरकार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो 1857 में भी अंग्रेजी यानी ब्रिटिशर गवर्नमेंट जो थे उनके साथ भी ऐसा हुआ। अंग्रेजी सरकार की सेना में शामिल भारतीय सैनिकों की एक बड़ी संख्या ने शासन का विरोध आरंभ कर दिया। यानी अंग्रेजी सरकार जो थी, यानी ब्रिटिशर जो गवर्नमेंट जो थी, जो हमारे भारत में रूल कर रहे थे, उन ब्रिटिशर गवर्नमेंट में हमारे भारतीय लोग जो कि सेना में यानी पोस्टेड थे, यानी यानी एक तरह से जॉब कर रहे थे, जिन्होंने क्या किया, एकदम से विरोध करना स्टार्ट कर दिया। किनका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अब सवाल यह उठता है कि वर्षों तक उनके लिए काम करने वाले भारतीय सैनिकों ने ऐसा क्यों किया। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय अगर पुलिस है या सेना है, वो इतने दिनों से काम कर रहा है, वहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए अब ऐसा क्या होगा, क्या हो गया कि वही सैनिक उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को विरोध कर रहा है। तो निश्चित रूप से इन सैनिकों के साथ कुछ ऐसी बात जरूर रही होगी जिनसे उन्हें विद्रोह करने के लिए उकसाया गया हो। तो निश्चित बात है यानी कि कुछ न कुछ ऐसी बात रही हो जिससे क्या होगा, जो भारतीय हमारे जवान उस समय यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट में यानी जॉब यानी एक तरह से सेना के पद पे थे, उनके साथ हुआ होगा, जिससे वो विद्रोह करने के लिए मजबूर हो गए होंगे या उकसाया गया होगा। आइए अब उन कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। किन कारणों का? कि कौन ऐसी मुद्दा थी जिसके कारण हमारे ही भारतीय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में यानी पद पे थे, सेना के पद पे, वो लोग यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक तरह से अपोज करने लगे थे, यानी उन्हीं का एक तरह से विद्रोह करने लगे थे। ठीक है गाइस, सॉरी गाइस, 2 मिनट। आइए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे भारतीय सेना के जो जवान थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में यानी उस समय पे कार्यकर थे, उनके साथ क्या हुआ जिसके कारण वह यानी नाराज थे। भारतीय सैनिकों की शिकायतें। अंग्रेजों ने भारत में अपना अधिकार भारतीय सैनिकों की मदद से ही स्थापित किया था। यानी अंग्रेज जो थे भारत में अपना एक तरह से अधिकार एक तरह से अपना जो स्थापित किए थे, भारत में जो रूल कर रहे थे, उसमें बहुत बड़ी हेल्प थी भारतीय सैनिक यानी इंडियन आर्मी की, यानी बहुत बड़ी हेल्प थी। जैसे जैसे पुराने भारतीय राज्य समाप्त होते गए, उन राज्यों के लिए काम करने वाले सैनिक भी बेरोजगार हो गए। यानी जैसे जैसे पुराने भारतीय राज्य यानी समाप्त होते गए, यानी पुरानी जो राज्य थी भारतीय वो समाप्त होते गए, उन राज्यों के लिए काम करने वाले सैनिक भी यानी बेरोजगार होते गए। इस स्थिति में उन्होंने अंग्रेजी सरकार में नौकरी कर ली। और जब जानते हैं कि जब राज्य कैसे समाप्त हुआ है, यानी भारतीय जो राज्य थे उनको यानी ब्रिटिशर अपने एक कंट्रोल में लेने लगे उस राज्य को। जैसे उस राज्य को कंट्रोल में लिए तो वहाँ के सैनिक जो थे वो क्या हो रहे थे, बेरोजगार हो रहे थे। और जब बेरोजगार हो रहे थे तो वो अंग्रेजी सरकार में नौकरी करने लगे, यानी कि आर्मी के पोस्ट पे नौकरी करने लगे हमारे भारतीय। उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था कि राजा कौन है, और उनके लिए यह इम्पोर्टेंट नहीं था कि कौन राजा है यानी ब्रिटिशर है या कौन है। उन्हें तो सबों के लिए लड़ाई ही लड़नी होती थी। और हम जानते हैं कि आर्मी जो होते हैं उनकी काम ही यही होता है कि लड़ना, एक तरह से मतलब एक तरह से फाइट करना होता है। बदले में उन्हें वेतन मिलता था, और उसके बदले क्या मिलता था, वेतन, यानी कि उनको तनख्वाह मिलता था। उनके लिए अपना और अपने परिवार का जीवन चलाना ज़्यादा जरूरी था। भारत में अंग्रेजी सरकार की सेना में भारतीयों की संख्या काफ़ी अधिक थी। इसमें भी अवध प्रांत के सैनिक सबसे अधिक थे।
तो भारत में जो अंग्रेजी सरकार जो थी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उसमें सेना में अगर देखा जाए आर्मी में, तो सबसे ज़्यादा भारतीय सेना थी, यानी भारत के लोग उसमें कार्यरत थे। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो अवध प्रांत था, यानी अवध जो जगह प्रांत थी, उस वहाँ के सैनिक सबसे अधिक थे। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक हमने समझा कि क्यों भारतीय मतलब सैनिक थे वो एक तरह से क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। ठीक है गाइस, नाराज थे। तो हमने क्या समझा कि सबसे पहले वो क्यों वहाँ जॉब नौकरी कर रहे थे, क्योंकि भारतीय राज्य जब पुराने होते गए और समाप्त होते गए राज्य, तो वो काम करने वाले जो सैनिक थे वो बेरोजगार हो गए थे। और जब बेरोजगार हुए तो वो अंग्रेजी सरकार में नौकरी करने लगे, यानी नौकरी करने लगे, क्योंकि उनकी जो पेशा होती है आर्मी का, उनका पेशा यही होता है कि कहीं भी फाइट करना है। उनको कोई राजा से मतलब नहीं होता है, कौन रूल कर रहा है उनसे मतलब नहीं थी। उनके बदले उनका वेतन मिलता था, जिससे वो अपना परिवार और जीवन चलाना जरूरी समझते थे। ठीक है गाइस, और इसी तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो थी सेना जो थे, वो सबसे ज़्यादा भारतीय लोग थे। और उसमें भी अवध प्रांत यानी अवध वाला रीजन था, उस जगह के सबसे ज़्यादा आदमी थे। अंग्रेजी सेना में काम करने वाले भारतीय सिपाही खुश नहीं थे, उन्हें अंग्रेज सिपाहियों की अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता था। तो गाइज नोटिस करते चलिए कहाँ से डिसकॉन्टेंट पैदा होगी। देखिए, पहला बात यहीं पे हम समझ गए कि अंग्रेजी जो सेना थी, यानी जो ब्रिटिशर सेना जो थे, कुछ ब्रिटिशर सेना भी थे जो ब्रिटिश यानी यूरोप के सेना होंगे, उनको यानी भारतीय सिपाही से खुशी नहीं थी, इसलिए क्योंकि उन्हें अंग्रेजी सिपाहियों की अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता था। यानी अंग्रेजी जो सिपाही थे यानी ब्रिटिश जो सिपाही थे, उनको ज़्यादा यानी पगार तनख्वाह मिलता था, सैलरी मिलती थी, और हमारे भारतीय जो सिपाही थे उनको कम सैलरी देते थे। कौन? ब्रिटिशर। जबकि वे काम बराबर ही करते थे, जबकि वे काम जो वर्क जो होता था वे इक्वल यानी बराबर करते थे। कौन? ब्रिटिशर सेना भी और भारतीय सेना भी, लेकिन भारतीय सेना को कम कम सैलरी देते थे। तो फर्स्ट नंबर ये हो गया कि सैलरी कम मिलना। अंग्रेजी सेना में एक भारतीय पैदल सिपाही को 7 रुपये और घोड़ासवार सिपाही को 27 रुपये मिलते थे। यानी अंग्रेजी सेना में एक भारतीय पैदल सिपाही को 7 रुपया और घोड़ासवार सिपाही को 27 रुपये मिलते थे। दूसरे भारतीय सिपाही चाहे कितना भी अच्छा काम करे, उन्हें हवलदार या सूबेदार से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। तो दूसरा क्या था, जो डेजिग्नेशन होता है, जो पद होता है, उसमें यानी ऊपर नहीं दिया जाता था, यानी आगे की तरफ उनको पद नहीं दिया जाता था, ऊंची पद। चाहे सिपाही हो या कितना भी अच्छा काम कर ले, उन्हें हवलदार या सूबेदार यानी 2 पद से ऊंचा नहीं दिया जाता था। ये दोनों पद काफ़ी छोटे होते हैं, और सिपाही और हवलदार या सूबेदार जो था, ये दोनों पद जो होते हैं यानी दोनों जो पद होते थे वो काफ़ी छोटे होते थे। सेना के सारे सारे बड़े पद अंग्रेजों के लिए सुरक्षित होते थे। यानी सेना के सारे मतलब जो भी बड़े पद होते थे, यानी हाई जो डेजिग्नेशन, जो हाई मतलब ऊपर वाला जो पद होता था, ऊपरी पद जो होता था, वो सब अंग्रेज यानी ब्रिटिश के लोगों के लिए सुरक्षित रखते थे कि वहाँ के लोग यानी जो ऊपर वाले पद होगा उस पर यानी नौकरी करेंगे। सेना के लिए बनाए गए नियमों से वे खपा थे, यानी सेना के लिए जो नियम बनाए थे यानी जो रूल बने थे, उनसे भारतीय जो सेना थे वे खपा थे। पहला किस पे खपा थे, रिवीजन करते चलिए। पहला क्या था कि उनको सैलरी यानी अंग्रेजी सेना के बनस्पत यानी भारतीय सिपाही को सैलरी कम मिलता था। दूसरा, इनको एक तरह से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। ठीक है सर, ठीक है गाइस। तीसरा, जो नियम थी, रूल थे, उस रूल से भी खपाते। आइए रूल के बारे में जानते क्या था। नए नियमों के अनुसार भारतीय सैनिकों को दूसरे देशों के साथ होने वाले युद्धों के लिए समुद्र पार भी जाना होगा, ऐसा प्रावधान किया गया। यानी जो न्यू रूल बना, यानी नया जो नियम बना था, उसके अनुसार क्या था,
भारतीय इंडियन जो आर्मी थे उनको दूसरे देशों के साथ होने वाले युद्ध, यानी दूसरी जब देश से युद्ध यानी वार होता था तो समुंदर के पार भी जाना होगा, यानी समुंदर के पार यानी दूसरे देश भी जाना होगा। किनको? भारतीय आर्मी को, यानी भारतीय सेना को। ठीक है गाइस, यह कानून 1856 में बना था। यह कानून कब बना था? 1856 में, कि दूसरे देश में अगर युद्ध होता है तो उसके लिए भी भारतीय जो सेना है वो समुंदर पार जाएंगे, मतलब युद्ध में। ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म में उस समय समुंदर पार करके दूसरे देशों में जाने को पाप माना जाता था। देखिए उस समय जो हमारा जो कल्चरल ये था, मतलब एक तरह से रिलीजियस जो हमारा वो था हिंदू धर्म में, क्या था कि समुंदर पार करके दूसरे देश यानी दूसरी कंट्री में समुंदर पार कर कर जाते हैं तो उसको पाप माना जाता था। इसके अतिरिक्त अंग्रेज अफसर और सिपाही भारतीय सैनिकों के साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार भी करते थे। इसके साथ क्या होता था? भारतीय जो सैनिक थे उनके साथ क्या होता था, यानी ब्रिटिशर अपमानजनक व्यवहार, यानी इनके साथ जो व्यवहार होता था ब्रिटिशर का वो भी एक तरह से अपमानजनक होता था। तो हमने 4-5 रीजन जान गए। पहला रीजन क्या था कि अंग्रेजी सिपाही जो होते थे उनके बनस्पत हमारे जो भारतीय सिपाही होते थे उनको वेतन कम देते थे, यानी सैलरी कम देते थे। दूसरा क्या था कि भारतीय जो सिपाही जो होते थे उनको एक तरह से ऊंची पद नहीं दिया जाता था। ठीक है, जो ऊंची पद होता था उनको सुरक्षित रखते थे ब्रिटिशर अपने अंग्रेज लोगों के लिए, यानी जो यूरोपियन जो भी यानी इंग्लैंड के लोग थे उनके लिए। ठीक है गाइस, दूसरा हो गया। ठीक है गाइस, तीसरा क्या था कि नया नियम के अनुसार भारतीय जो सैनिक थे, भारतीय आर्मी थे, उनको दूसरे देश यानी दूसरी कंट्री में जाना होता था युद्ध के लिए, यानी वार होता था तो दूसरे देश में जाना है समुंदर पार होकर, यानी समुंदर उस पार देश होती थी, समुंदर पार जाना होगा। तो ऐसा 1856 में मतलब ये कानून बना। और जो हिंदू रिलीजन है, हिंदू धर्म में वह क्या था कि एक तरह से पाप माना जाता था, मतलब समुंदर पार करके दूसरे देश में जाना क्या माना जाता था? पाप माना जाता था। ठीक है गाइस, चौथा क्या था कि जो हमारे भारतीय लोग थे उनके साथ ब्रिटिशर जो अंग्रेज अफसर जो होते थे हाई लेवल के या जो भी अफसर होते थे वो एक तरह से व्यवहार यानी अच्छा नहीं करते थे। तो ये 4 रीजन था जिसके बारे में हमने अभी तक जाना। ठीक है गाइज, आगे भी हम देखेंगे और भी बहुत सारी रीजन होगी, लेकिन बेसिकली अभी 4 रीजन हमने देखा। जिस 4 रीजन के ये पे हम लोग कह सकते हैं कि इसके कारण डिसकॉन्टेंट पैदा हुई होगी हमारे भारतीय सैनिक में। ठीक है गाइस, तो हम आगे चलेंगे, जैसे आगे वीडियो में देखेंगे तो इसी तरीके से डिसकॉन्टेंट बढ़ती जाएगी और एकजुटता बढ़ती जाएगी, यूनिटी होगी हमारे भारतीय लोग में, और एक क्रांति एक विद्रोह होगा, जिस विद्रोह को 1857 का विद्रोह बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, जिसमें हमने समझने की कोशिश की कि क्या पहले क्यों लोग मतलब एक तरह से जो विद्रोह करते थे तो मतलब सफल नहीं होते थे। तो क्या रीज़न थी कि यूनिटी नहीं होती थी, एकजुटता नहीं होते थे लोग। ठीक है गाइस, और ऐसा क्या रीज़न पड़ा कि 1857 और 58 में लोग एकजुट हो गए? तो उसके पीछे बहुत सारी रीज़न थी, जिसमें क्या थी कि जब कोई रूल करता है तो उसका राइट हैंड जैसे पुलिस अफसर जो भी होता है, अगर वहीं विरोध करने लगे तो ये एक बहुत बड़ी कठिनाई में पड़ जाती है कोई भी गवर्नमेंट। तो ये सब चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश की। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें और बेल आइकन को बजाइए गाइस। और थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।